नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल पासवान, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भारत में जो आपातकालीन व्यवस्था है उसके दूसरे भाग को लेकर। इससे पहले हमने प्रथम भाग में आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके संबंध में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी, और दूसरे पार्ट में आज हम लोग ये देखेंगे कि आर्टिकल 356 के तहत जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है भारतीय संविधान में, हम लोग ये दोनों प्रावधानों की आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दोनों को गहराई से समझा जाए। विशेष रूप से ये विषय यूजी सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है और उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं अपील करूंगा अपने उन सारे विद्यार्थियों से कि आप बिल्कुल ध्यान से इस वक्तव्य पे गौर करें और इसके बाद भी इसके संबंध में और ज़्यादा गहराई से आप जानने का प्रयास करेंगे, और उस जानकारी ग्रहण करने में अगर मेरी भी भूमिका और होगी, अगर आपको महसूस हो कि मुझे और आपके लिए कुछ विशेष बात करनी हो, तो आप कृपया मुझसे संपर्क में बने रहें। तो हम लोग बात करते हैं, आज शुरू ही करते हैं आपातकालीन जो व्यवस्था है उसमें जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन या कह लें उसको राज्य आपातकाल या उसको संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के 2 प्रमुख अनुच्छेदों में की गई है। पहला आर्टिकल 356 और दूसरा आर्टिकल 365। ये 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 356 में व्यवस्था है, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि आपातकालीन संबंधी जितनी शक्तियां हैं इसका प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सहायता से ये सारे शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति शासन के संबंध में, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी राज्य में राज्य की व्यवस्था अगर संवैधानिक तरीके से चलना मुश्किल हो जाए उस स्थिति में, और दूसरा कि अगर केंद्र के द्वारा दिया गया कोई आदेश, कोई निर्देश को मानने में राज्य असफल हो, ऐसी स्थिति में ये प्रावधान है आर्टिकल 365 में। आर्टिकल 356 में है कि अगर राज्यों की व्यवस्था, राज्यों की सरकार संवैधानिक तरीकों से चलाना मुश्किल हो जाए और इस बात का सूचना अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को करे और राष्ट्रपति को अगर ऐसा प्रतीत हो, ऐसा अगर उनको विश्वास हो जाए कि सचमुच में वहाँ संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति शासन घोषित होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से उसको अनुमोदित हो जाना चाहिए। ये खास बात है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2 महीने के अंदर, राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से उसको अनुमोदित होना है, और अनुमोदन करने की जो प्रक्रिया है वो है सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत। हमने इस पे चर्चा की है
संवैधानिक संशोधन के मामले में कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है। सिंपल मेजॉरिटी का एक सिर्फ सीधा मतलब है, मैं संक्षेप में बताऊं, कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, जितने लोग उपस्थित हैं उसका और जो मतदान में भाग ले रहे हैं उसका 50% + 1, ये है सिंपल मेजॉरिटी। इससे उसको अनुमोदित होना है और अनुमोदन के बाद ये 6 महीना तक लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन, और 6 महीना के बाद फिर उसको अनुमोदित करना पड़ेगा, और इस तरह से 6-6 महीना करके उसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब संविधान में जो प्रावधान है वो मैक्सिमम 3 साल तक की उसकी अवधि तय की गई है। लेकिन इसके संबंध में 2 एक्सेप्शन है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि 3 साल से भी ज़्यादा राष्ट्रपति शासन 2 राज्यों में लगाया गया है। पहला पंजाब में 5 वर्ष के लिए, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में 6 वर्ष के लिए। ये दोनों याद रखना है, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए ये 2 एक्सेप्शन है, नहीं तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6-6 महीना करके 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। ये हुआ राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में बात है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्यों में अगर लग गया तो उसको हटाया कैसे जाए। हटाने के संबंध में सिर्फ संविधान में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जब चाहे, इसके लिए संसद के अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है, जब चाहे वो राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है, या अगर वहाँ संवैधानिक संकट है और जैसे ही संवैधानिक रूप से कोई सरकार का गठन हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति खत्म कर सकते हैं। ये है उसका संवैधानिक व्यवस्था। एक और बात याद रखने की है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, राष्ट्रपति ने उसकी घोषणा कर दी और 2 महीना के पहले ही, मतलब संसद के अनुमोदन से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि जैसे ही दोबारा लोकसभा का गठन होगा तो 30 दिनों के अंदर उसको अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा या उसे अनुमोदित करना पड़ेगा। अगर लोकसभा के पुनर्गठन के दूसरी बार गठन होने के बाद 30 दिनों के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो 30 दिनों के बाद राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है। अब दूसरी बात कि क्या राष्ट्रपति शासन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है? हमने राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में एक बात आपको हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1975 में 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि आपातकाल से संबंधित कोई भी प्रावधान अगर सरकार लागू करती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के परे है, उसके संबंध में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद स्थिति बदल गई और अब स्थिति ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में भी और राष्ट्रपति शासन के संबंध में भी ये दोनों मामले को, और इवन वित्तीय आपातकाल जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ये तीनों मामले में अब ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है और इसकी वैलिडिटी को लेकर कोर्ट जाया जा सकता है। ये इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ज़रूरी व्यवस्था की गई है और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, उसको याद रखने की ज़रूरत है। एसआर मुंबई केस, एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, 1994 में ये केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णय दिए हैं। वो सारे निर्णय जो केंद्र का जो एक अत्याचार या जो गलत मंशा के साथ राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन शक्तियों का उपयोग है उसको रोकने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसकी भी संक्षेप में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो ये
महत्वपूर्ण बातें हुई कि अब सवाल ये है कि जब ये घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति शासन, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है। हम लोग इसके संबंध में भी कुछ बात करें कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल पूरे राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो देश में राज्यों में क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली बात ये समझने का है कि राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही हमने बात कही थी कि हमारे जो शासन का संघात्मक स्वरूप है वो बदल जाता है और शासन एकात्मक हो जाता है। मतलब वैसी स्थिति में पहले तो अभी स्थिति ये है कि जैसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो वहाँ की जो सरकार है, उस वहाँ की जो असेंबली है उसको सस्पेंड किया जाता है, या अभी एक और व्यवस्था ये है कि सस्पेंशन से पहले उसको हैंग करके रखा जाता है और जब तक संसद का अनुमोदन न प्राप्त हो जाए तब तक असेंबली को भंग नहीं किया जाता है। और जैसे ही संसद का अनुमोदन प्राप्त होता है असेंबली भंग हो जाती है और तब तक उस पीरियड तक जब तक कि राष्ट्रपति शासन न हटा लिया जाए तब तक राज्यों के मामले में सारे अधिकार केंद्र के पास अर्थात राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं और राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से, चूँकि राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से राज्यों का शासन चलाया जाता है। राज्यपाल वहाँ के मुख्य सचिव या केंद्र द्वारा नियुक्त जो कुछ सलाहकार हैं उसके माध्यम से राज्यों का शासन चलाया जाता है। तो ये, और उस स्थिति में राज्य के विषय में जितने भी राज्य की सूची में जितने विषय निर्धारित किए गए हैं उन सब पे केंद्र की या राष्ट्रपति की अधिकारिता स्थापित हो जाती है और वो किसी भी तरह का निर्देश या राज्य के विषय सूची पे किसी भी मामले पे वो कानून बना सकती है, कोई भी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकती है। मतलब राज्य के सारा प्रशासन, वहाँ का कार्यपालिका, विधायिका और यहाँ तक कि वित्तीय शक्तियाँ सब का सब राज्यपाल के माध्यम से संचालित की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। तो ये है उसके कंसिक्वेंसेस, ये है उसके इम्पैक्ट। हम कुछ और बात मैं रखना चाहता हूँ आपके पास कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है किसी स्टेट में तो स्टेट का अपना कोई से नहीं होता है तब तक, या तो दोनों स्थिति में कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है या अगर वहाँ संवैधानिक संकट है, ये दोनों स्थितियों में पूरी तरह से केंद्र का से होता है, पूरी तरह से केंद्र के देख रेख में राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है और उस स्थिति तक जब तक कि वहाँ स्थिति सामान्य न हो जाए, तब जब तक कि वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा न लिया जाए तब तक केंद्र की ही भूमिका सर्वोपरि होती है। हम कुछ राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ जो तथ्य है, जो याद रखने लायक बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत में पंजाब में 1951 में लगाए गए। सबसे पहला राज्य है भारत का पंजाब, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1951 में, जो कि 1952 तक चला। और उस समय एक और आपको जानने लायक ये बात है कि नेहरू सरकार ने पहली बार केरल में राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया और पहली बार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जिसके पास बहुमत भी थी, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे EMS नंबूदरी पाद, और उस समय वहाँ के राज्यपाल थे
बुरगुला रामाकृष्णा राव, इन्होंने उस सरकार को या राज्यपाल की सिफारिश पे उसको बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन नेहरू के शासनकाल में 8 बार लगाया गया। एक और चीज़ जो आपको जानने लायक है वो ये कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन का उपयोग इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ और इंदिरा गांधी ने अपने 11 साल 59 दिनों के शासनकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। तो ये एक निश्चित रूप से हम लोगों को जानने लायक बातें हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार, आप लोगों को खबर है कि उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दिया था, आंतरिक आपातकाल, और उसके बाद उसके रिटेलिएशन में 1977 में फिर चुनाव हुए, इंदिरा सरकार हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके बाद जनता सरकार बनी और जनता सरकार ने भी राष्ट्रपति शासन का उसी तरह से दुरुपयोग किया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसी जनता सरकार आई, जनता गवर्नमेंट बनी वहाँ पे, और उस समय आपका जनता सरकार बनने के बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार ने 9 राज्यों की सरकारों को उन्होंने बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उसके बाद फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार फिर दोबारा बनी और उसके बाद जिन जिन राज्यों ने जनता सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, उन राज्यों में फिर उसी राज्यों में इंदिरा गांधी ने फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये एक तरह से होड़ मच गई और इस प्रावधान का लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भरपूर उपयोग किया। कुछ और चीज़ जानने की बात है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन हमारे लगभग सारे राज्यों में लगते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, अब तो खैर वहाँ से वो जो उसके स्पेशल प्रोविज़न है वो ख़त्म हो गए, लेकिन जब उसके लिए आर्टिकल 370 के माध्यम से स्पेशल प्रोविज़न थे, उस समय वहाँ पे पहले राज्यपाल शासन लगता था, उसके बाद राज्यपाल अगर फिर सिफारिश करते थे तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता था। तो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग तरह का मामला था, अब तो वहाँ से 370 हट गए हैं, तो लगभग अब सारे जगह पे वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसी तरह से अब उसकी अवस्थिति बाकी दूसरे केंद्र शासित राज्यों की तरह ही है। एक चीज़ जो हम लोगों को और जानने लायक बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, 10 बार। अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिन तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो पंजाब में लगा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा बार ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लगने के मामले में जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने आपको बताया कि पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थापित प्रोविज़न है, मैक्सिमम जो समय जो तय है, निर्धारित है 3 साल, उसका ये दोनों राज्य एक्सेप्शन रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और पंजाब में कुल 10 वर्ष राष्ट्रपति शासन लगे हैं, कुल मिला दीजिए तो लगभग 10 साल वहाँ राष्ट्रपति शासन रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में 8 बार राज्यपाल शासन लगा है और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद सबसे कम राष्ट्रपति शासन लगा है अभी सबसे कम दिन के लिए, वो कर्नाटक राज्य है, सिर्फ 7 दिन के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे हैं। और कुछ और जानिए कि 2 ऐसे राज्य हैं भारत में, 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगे हैं। वो दोनों नवनिर्मित राज्य हैं। पहला राज्य है तेलंगाना और दूसरा है छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्यों में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। देश में सबसे ज़्यादा बार इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद
दूसरी बार सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई जी के समय में लगाया गया। तीसरी बार जो सबसे ज़्यादा लगा है राष्ट्रपति शासन वो मनमोहन सिंह के समय में लगा है। और एक और ख़ास बात ध्यान रखने की है कि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो चलन रहा है, जनरली आप देखेंगे कि उन राज्यों में ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं जहाँ पे दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है। समान दल की सरकार अगर केंद्र और राज्यों में है तो सामान्यतः वहाँ पे इस उपबंध का प्रयोग कम होता है। लेकिन दो ऐसे मामले हुए हैं जिसमें समान सरकार, समान राजनीतिक दल के सरकार होते हुए भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उसमें है पहला है पंजाब में 1983 में और दूसरा है आंध्र प्रदेश में 1973 में। ये दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। तो ये तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ तथ्य थे और मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में आप और गहरा जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद थोड़ी और मैं चर्चा करना चाहता हूँ वित्तीय आपातकाल के संबंध में। वित्तीय आपातकाल की जो प्रावधान है वो आर्टिकल 360 में है और वित्तीय आपातकाल भारत में या भारत के किसी भाग में राष्ट्रपति द्वारा तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। और ये चर्चा आज बहुत ज़्यादा मौजू भी है, वो इसीलिए कि आज हमारे देश में कोरोना संकट के कारण आर्थिक स्थितियां न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे आज एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है। और कई लोग ये चर्चा भी करने लगे हैं कि आज लगभग देश की स्थिति ऐसी बन गई है कि यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ये है क्या और इसके वित्तीय आपातकाल लगता कैसे है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका कारण है कि अगर भारत की या भारत के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या उसके साख पे खतरा आ जाए, आर्थिक समस्याएं बेतहाशा अगर बढ़ जाए, जो आज के दौर में उसको हम महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकती है। और वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बाद इस मामले में भी संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के अंदर सामान्य बहुमत के द्वारा इसको अनुमोदित करना जरूरी है। और एक बार अनुमोदन हो जाने के बाद इसमें जो खास बात ध्यान देने की ये है कि वित्तीय आपातकाल अगर एक बार अनुमोदित हो जाए संसद के द्वारा तो कितने दिनों तक चलेगा इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब तक आर्थिक स्थिति ठीक न हो जाए तब तक वित्तीय आपातकाल चलेगा, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे कि समय सीमा निर्धारित राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में है 3 साल, वित्तीय आपातकाल के संबंध में ऐसा कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अभी तक हम लोग ये हमारा देश का ये सौभाग्य है कि भारत में अभी तक इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि 1991 में आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल हुई थी, फिर भी हमको वित्तीय आपातकाल नहीं लगाना पड़ा। तो फिर वर्तमान दौर लगभग उसी तरह का है या उससे भी ज़्यादा गहरा है और देखते हैं कि हमारे भारत सरकार क्या फैसला लेती है। ये आने वाले दिनों में हम लोग इसको देखेंगे। तो हमारे इस वित्तीय आपातकाल के लिए हमारे देश में कोई संविधान में कोई समय सीमा नहीं है और इसको हटाने के लिए संसद की कोई अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है। संसद इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी सदन। राष्ट्रपति के ऊपर है ये कि वो जब चाहे, उसको जब लगे कि अब स्थिति ठीक हो गई है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो वित्तीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर सकता है।
अब वित्तीय आपातकाल लगने के बाद होता क्या है, मैंने भी वही लगभग इसमें भी वही बात है कि जैसे ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा अगर होगी तो हमारा जो ये संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में बदल जाएगा और सारे फैसले लेने का अधिकार केंद्र के पास अर्थात राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। उसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें ये है कि जैसे ही वित्तीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी केंद्र का या राज्यों के किसी भी कर्मचारियों के वेतन और उसके भत्ते में कटौती कर सकता है। यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के भी वेतन और भत्तों में कटौती कर सकता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वित्तीय आपातकाल के समय राज्यों के जितने भी मनी बिल है या फाइनेंस बिल है ये सब को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है और सारे वित्तीय निर्णय तो राज्य का हो कि केंद्र का हो सारे निर्णय राष्ट्रपति के हाथ में अर्थात केंद्र के हाथ में चला जाता है और ये स्थिति तब तक जारी रहती है जब तक कि वित्तीय आपातकाल खत्म करने की घोषणा न कर दी जाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो जानने की है कि इस आपातकालीन व्यवस्था के दौरान हमारा जो संविधान है वो एकात्मक हो जाता है और केंद्र को या भारतीय संसद को राज्यों के सारे विषयों पे कानून बनाने के अधिकार हो जाते हैं। और जैसे ही ये आपातकालीन व्यवस्था खत्म होती है तो दो स्थितियां हो सकती है। पहला, या तो उस आपातकाल इन समय में जो कानून बनाए गए केंद्र के द्वारा वो या तो जारी रह सकता है या चाहे तो राज्य दोबारा उसके अगेंस्ट में या उसको हटाने के लिए कानून बना सकती है। इसके लिए राज्य स्वतंत्र है अगर उसके विषय पे केंद्र ने कोई कानून बनाया हो तब। तो ये एक स्थिति है वित्तीय आपातकाल के संबंध में। एक और बात जो हमको आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि मैंने बात कही थी कि हाँ वित्तीय आपातकाल का भी मामला भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है और कोई भी अगर लगता हो कि सरकार ने गलत मंशा से या गलत तरीके से वित्तीय आपातकाल या किसी भी तरह का कोई आपातकाल लागू कर दिया हो देश में तो कोर्ट की शरण में जाया जा सकता है या इसकी वैलिडिटी को सवाल किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू के मामले में कि इसको जुडिशली मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र में ये आता है, इसके संबंध में तीन महत्वपूर्ण बातें जानने की है। पहला ये है कि जैसे ही किसी राज्य में या राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो या वित्तीय आपातकाल लागू किया गया हो, अब एक वैलिड रीज़न होना चाहिए केंद्र के पास आपातकाल लगाने के संबंध में, वो कोई आपातकाल हो। और अगर ये साबित हो जाए कि वो किसी राजनीतिक स्वार्थ के कारण ऐसा काम किया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर सकती है। और ये मैंने एक बात बताई कि एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सिद्धांत या कई सारे नियम स्थापित किए हैं जिसको अब केंद्र अनदेखा नहीं कर सकती है और जो एक परंपरा बन गई थी इस शक्तियों का दुरुपयोग का, उस पे बहुत हद तक रोक लगी है। तो ये बात थी आपातकाल की। हम लोगों ने लगभग तीनों राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों उपबंधों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे निश्चित रूप से फ़ायदे होंगे और भी आप ज़्यादा जानें इसके लिए आप और गहराई से पढ़ें। बहुत सारे अलग अलग नेट में बहुत सारे मटेरियल हैं, आप उसका अवलोकन करें और इसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खुद एक सामान्य विषय के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे।
आप सबों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। शुभ रात्रि।